अब हम लोग भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ईसा पूर्व में जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। लगभग 6000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ और बुर्जहोम, इन दोनों जगहों से भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन का अवशेष मिला है। प्राचीनतम कृषि और पशुपालन का अवशेष मेहरगढ़ और बुर्जहोम से। ये मेहरगढ़ है जो अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान। और ये बुर्जहोम भारत के कश्मीर में है। यहाँ मेहरगढ़ से कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ये कृषि कार्य हैं। कृषि कार्य के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ये सभी कृषि कार्य हैं और अस्थाई जीवन के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य। ये सभी मेहरगढ़ से। ये यहाँ पर मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत। और यहाँ भारत में बुर्जहोम है, कश्मीर में श्रीनगर स्थित झील के किनारे। यहाँ से गर्तावास मिला है और मालिकों के शव के साथ कुत्ते भी, पालतू कुत्ते भी मिले हैं। इस तरह यह पता चलता है कि पशुपालन का भी काम हो रहा था। तो कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य यह कितना वर्ष पहले, तो अभी से यदि जोड़ेंगे तो 8000 वर्ष पहले, लेकिन 6000 ईसा पूर्व में। पाँच 5000 से 4000 ईसा पूर्व में बागोर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, तथा आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये है, हम लोग देख सकते हैं राजस्थान में बागौर और मध्य प्रदेश में ये आदमगढ़। ये भीलवाड़ा ज़िले में राजस्थान में और ये होशंगाबाद ज़िले में है आदमगढ़। यहाँ से भेड़ बकरी पालन का प्रमाण मिला है। ये है भेड़ बकरी पालन का प्रमाण मिलता है यहाँ से। इस तरह हम क्या देखते हैं, तो 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, यह कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं हैं। कृषक और पशुपालक सभ्यताएं। 2350 से 1750 ईस्वी
रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार माना जाता है। काल निर्धारण के मामले में, सिंधव सभ्यता के काल निर्धारण के मामले में कई तरह के कंट्राडिक्शन हैं। इसी बीच हम लोग इसमें देखते हैं कि कार्बन डेटिंग C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्य है। रेडियो कार्बन C14 तकनीक के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। दोनों तरह की बातें इसमें उद्धृत की गई है। ये हम लोग चित्र में सिंधव सभ्यता के विस्तार को देख पा रहे हैं। यहाँ उत्तर में अखनूर जिला में चेनाब नदी के पास मांदा है। दक्षिण में गोदावरी नदी के पास अहमदनगर जिला में यहाँ पर दाइमाबाद है। ये दक्षिणी सिरा हुआ। पूर्व में हिंडन नदी मेरठ जिला में आलमगीरपुर पूर्वी सीमा है। अब पश्चिमी सीमा सुतका गेंदोर है, जो अभी के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो ये सिंधव सभ्यता का विस्तार हुआ। सिंधव सभ्यता के विस्तार को हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, अभी के पाकिस्तान में। और उत्तर में मांडा अखनूर जिला में है, जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद अहमदनगर जिला में, गोदावरी नदी के किनारे। ये उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर का विस्तार है। पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर का विस्तार है। हम लोग बात कर रहे थे रेडियो कार्बन पद्धति C14 पद्धति के बारे में, जिसके माध्यम से सिंधव सभ्यता का काल निश्चित किया गया है। आइए हम लोग जानें कि रेडियो कार्बन C14 पद्धति क्या होता है। पौधे वायुमंडल से जीवित अवस्था में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसी समय वातावरण में मौजूद C14 भी ग्रहण करते हैं। पौधे C14 भी ग्रहण करते हैं। जब पौधों की मृत्यु हो जाती है, तब पौधे रेडियोधर्मी किरणों, खास करके बीटा किरण के माध्यम से C14 जो पहले से वो वातावरण से ले रखा था, C14 का ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है, और C12 में यह बदलने लगता है। ये C14 C12 में बदलने लगता है। C14
की अर्ध आयु 5730 प्लस माइनस 40 से 30 वर्ष होता है। अर्थात इतने वर्षों में C14 की आधी मात्रा बचती है। इसी के माध्यम से समय काल का निर्धारण किया जाता है। इसी के माध्यम से समय काल का निर्धारण किया जाता है। C14 का अर्ध जीवन 5730 वर्ष मान लिया जाए तो 11460 वर्ष में C14 की चौथाई मात्रा शेष बचेगी। 17,190 वर्ष में 17,190 वर्ष में 8वीं भाग बचेगी। अब 22,920 वर्ष में 16वीं भाग बचेगी तथा 70,000 वर्ष में कोई भी भाग शेष नहीं बचेगा। इस तरह कार्बन से बनी किसी भी चीज़ों की आयु निकालने की सबसे उचित विधि रेडियो कार्बन C14 विधि है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ। भारत में आर्यों का आगमन यह मध्य एशिया से माना जाता है। यह है मध्य एशिया। मध्य एशिया से ही आर्यों का आगमन भारत में माना जाता है। ये इस तरह से हिंदूकुश पर्वत होते हुए ये भारत आए थे। इसी तरह से झुंड बना बनाकर आर्य भारत में आए थे। ये तस्वीर भारत में आर्यों के आगमन को दर्शाती है। उत्तर वैदिक काल में अर्थात 1000 ईसा पूर्व के बाद आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार हुआ। ऋग्वैदिक काल में आर्य सबसे पहले भारत आए और सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। उसके बाद उनका पूर्वी गंगा घाटी जो है इस तरह से, तो पूर्वी गंगा घाटी के तरफ उसका विस्तार हुआ आर्यों का। यह है पूर्वी गंगा घाटी। पूर्वी गंगा घाटी के तरफ आर्यों का विस्तार हुआ। इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि यही है सप्त सैंधव प्रदेश, चूँकि यहाँ 7 नदियाँ बहती थी। 7 नदियाँ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये 7 नदियाँ, इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया ये। उसके बाद यह है गंगा घाटी। उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी में आर्यों का फैलाव हुआ, विस्तार हुआ। नौ 950 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध, NCERT रामशरण शर्मा के अनुसार ये 5000 ईसा पूर्व में हुआ है। 950
50 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध। ये महाभारत युद्ध का एक दृश्य है जिसको हम लोग देख सकते हैं चित्र में। यह भी महाभारत युद्ध का ही दृश्य है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष है 850 ईसा पूर्व। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए थे भगवान महावीर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था 850 ईसा पूर्व में। अब हम लोग देखेंगे 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय काल है। यह उपनिषदों की रचना जो है, उपनिषद जिनकी संख्या 108 है, आर्यों का दक्षिण विस्तार इसी समय हुआ 600 से 550 ईसा पूर्व के आसपास। ये 16 महाजनपद की तस्वीर है मैपिंग किया हुआ। ये अंग और ये वज्जी महासंघ, ये मगध और ये मल्ल। ये पीला वाला जो हिस्सा है यहाँ था, यहाँ ये काशी, और फिर ये कौशल, ये और ये वत्स है, वत्स। ये वत्स हुआ। ये चेदी है, चेदी, और ये सूरसेन, चेदी, सूरसेन, और ये पंचाल, ये कुरु, ये मत्स्य, ये अवंती, और यहाँ पर गंधार और कंबोज, और सबसे दक्षिण में था अस्मक, यहाँ पर पीला वाला हिस्सा। ये 16 महाजनपद। और इसी समय आर्यों का दक्षिण में भी विस्तार हुआ। आर्यों का इसी समय 600 ईसा पूर्व से 550 ईसा, 600 से 550 ईसा पूर्व में आर्यों का दक्षिण में विस्तार हुआ। 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और इनका जीवन काल है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध विकिपीडिया से है। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। इसी इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम भी थे। जन्म ईस्वी पूर्व 563। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में है अभी। बौद्ध धर्म, लेकिन जन्म से सनातन धर्मावलंबी थे गौतम बुद्ध। बाद में अपना धर्म बौद्ध धर्म चलाया। पिता शुद्धोधन, माता महामाया देवी।
यही महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। इसमें भी हम बुद्ध को देख सकते हैं। इनका जन्म यहाँ पर नेपाल में लुम्बिनी कपिलवस्तु जगह है, यहीं पर हुआ था। 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व वर्धमान महावीर का जीवन काल है। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। 540 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था और इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वर्धमान महावीर को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं और ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर। ये महावीर के विकिपीडिया से लिया गया है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जन्म स्थान कुंडग्राम है, जो वैशाली के निकट बिहार में है, और मोक्ष स्थान अर्थात मृत्यु पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार। इनके अन्य नाम हैं वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति आदि। ये वैशाली में जिला में है। वैशाली जिला में कुंडग्राम, यहीं भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अब मृत्यु नालंदा जिले में है, पावापुरी, यहीं पर मृत्यु हुई थी भगवान महावीर की। ये है भगवान महावीर की मूर्ति। इसको भी हम लोग देख सकते हैं। यह है भगवान महावीर की मूर्ति। डेरियस 516 ईसा पूर्व ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण जो सफल आक्रमण था वो डेरियस प्रथम का था। ईरान के हखामनी वंशीय शासक थे ये डेरियस प्रथम, 516 ईसा पूर्व। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हखामनी वंश के राजाओं ने किया। हखमनी वंश का संस्थापक था साइरस। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का असफल प्रयास 550 ईसा पूर्व में सम्राट साइरस ने किया था, ईरान के शासक सम्राट साइरस ने। लेकिन ईरान के राजा साइरस के ही उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम, अर्थात जिसको दारा प्रथम भी कहते हैं, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया। ये डेरियस प्रथम की तस्वीर है। इसी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण, सफल आक्रमण किया। इसने पंजाब पर अधिकार प्राप्त, पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त की। पंजाब जो सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में था पंजाब, इसको विजय प्राप्त करके साम्राज्य में मिला लिया और इस क्षेत्र को फारस अर्थात ईरान का 20वां प्रांत बनाया, 20वां राज्य बनाया। ईरानी अभिलेखों में सिंधु को हिंद के नाम दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि ईरानी और फारसी रजत मुद्रा जो था सिग्लोई, उसी के आधार पर भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि
ईरान के हखामनी शासक साइरस भारत पर आक्रमण करने में जब असफल हुआ तो उसी के वंशज थे और प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता ईरान फारस के शासक दारा यबहू, दारा प्रथम, डेरियस प्रथम, कितने ही नाम हैं इसके, 516 ईसा पूर्व में भारत के सिंधु के पश्चिमी भाग, जिसको पंजाब प्रांत कहा जाता था, को जीतने में सफल रहा और अपने साम्राज्य में मिलाया और 20वां प्रांत बनाया अपने साम्राज्य का। यही डेरियस प्रथम या दारा यबहू का तस्वीर है। ये सिंधु नदी है, ये वाला सिंधु नदी है। इसके पश्चिमी हिस्से में जो पंजाब था उसी को दारा प्रथम ने अपना 20वां साम्राज्य बनाया था और फारस में मिला लिया था।